फंड बहुत ही नई कैटेगरी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या क्या आता है, कई लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, तो थोड़ा सा हमें संक्षेप में समझा सकें कि एक्टिव पैसिव का मतलब क्या है ब्रॉड कैटेगरी के रूप में, और इसका पूरी दुनिया में जो भारत की इंडस्ट्री है वो किस तरह से इस मामले में अलग है। स्वतंत्र अजय जी, थैंक यू सो मच मुझे शो पे लाने के लिए। हाँ, ये एक चर्चित कैटेगरी है, अभी डिस्कशन हो रही है कि एक्टिव और पैसिव। ऐसा कोई नया नहीं है, काफी दिन से इंडिया में बहुत एक्टिव और पैसिव हैं, और ये एक प्रोग्रेशन है। नॉर्मली लोग जब इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट्स में, उनको आइदर वो डायरेक्टली करते हैं या एक म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं। जब म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं, वो एक फंड मैनेजर के थ्रू करते हैं, और जो फंड मैनेजर अपने म्यूचुअल फंड स्कीम के जरिए से उनका निवेश करवाते हैं। ज्यादातर एक्टिव साइड में एक कोशिश रहती है कि जो बाजार है, जैसे सपोज एक इंडेक्स हो गया या एक निफ्टी 50 सपोज एक इंडेक्स हो गया, उसके अगेंस्ट में जो बेंचमार्क फंड है उससे ऊपर थोड़ा रिटर्न दे। ये एक एक्टिव फंड मैनेजर का रोल है, इसलिए वो एक फीस चार्ज करता है। इसके पीछे एक रिसर्च यूनिट रहती है, वो रिसर्च ढूंढ ढूंढ के स्टॉक्स लाते हैं और फिर स्टॉक्स में निवेश करने की ये कोशिश रहती है कि जो बाजार है बाजार के ऊपर रिटर्न दे। सो दैट इज द रोल ऑफ एन एक्टिव फंड मैनेजर। पैसिव सिर्फ बाजार देता है, जैसे जो इंडेक्स है आप वो इंडेक्स में निवेश करते हैं। टिपिकली ये हम मानते हैं जो नया इन्वेस्टर है वो पहले अगर इंडेक्स में इन्वेस्ट करें और वो एसेट क्लास का एक अनुभव ले लें, उसके बाद पैसिव जा सकते हैं, ऐसा एक सोच है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि फंड मैनेजर ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश में कभी कभी बेंचमार्क के भी नीचे रिटर्न देते हैं। अगर बेंचमार्क से नीचे रिटर्न गया तो फीस का क्वेश्चन आ जाता है, फिर हम फीस किस चीज के लेते हैं। तो जब ये सब डिस्कशंस आ जाते हैं तो ये एक एक्टिव और पैसिव का एक चर्चा चालू हो जाता है, जो भारत में नहीं पूरा वर्ल्ड में होता है। जब ये मार्केट चालू होता है तो धीरे धीरे जो हम कहते हैं मार्केट थोड़ा एफिशिएंट बन जाता है। एफिशिएंट के मायने में अगर मायने में हम हमारे तरफ से बताएं तो ये ट्रांसपेरेंट धीरे धीरे बन जाता है। ट्रांसपेरेंट के मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन पहले छुपी हुई थी आज धीरे धीरे सबके पास पहुंच जाता है। जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है तो वो जो मार्केट के ऊपर रिटर्न जो हम लोग अल्फा कहते हैं वो देने की क्षमता थोड़ा बहुत कम हो जाता है। जब ये कम हो जाता है तब ये पैसिव का डिस्कशन चालू होता है, क्योंकि इन्वेस्टर ये राइटली हमें पूछता है कि अगर आप बेंचमार्क के ऊपर रिटर्न नहीं दे सकते हैं तो मैं बेंचमार्क ही ले लूं। तो ये एक सिचुएशन है इंडिया में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इंडिया में, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे टैलेंटेड फंड मैनेजर्स हैं जो बेंचमार्क के ऊपर रिटर्न दे रहे हैं, बट नीचे एक डेटा बन रहा है जैसे कि बेंचमार्क बीट करना एक मुश्किल सा होते हुए जा रहा है। तभी ये दोनों आ जाते हैं सीन में, जो अभी का सिचुएशन है। वर्ल्ड अगर देखें तो वर्ल्ड तो पूरा जो फ्रेश पैसा जाता है वो पैसिव में ही जाता है, क्योंकि वर्ल्ड बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है, बहुत एफिशिएंट हो गया है, और उधर पैसिव में भी इनोवेशन आ गए। टिपिकली पैसिव में एक इंडेक्स लिया जाता है। इंडेक्स नॉर्मली हम सब जानते हैं कि एक मार्केट कैप के हिसाब से इंडेक्स बनता है। जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा हो इंडेक्स में उसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। एक वो टाइप का एक इंडेक्स होता है जिसमें अगर आप पैसिव के तरफ आए तो दो तरीके से निवेश कर सकते हैं। एक इंडेक्स फंड होता है, एक ईटीएफ होता है। इंडेक्स फंड वो होता है जो म्यूचुअल फंड के तरह होता है, एंड ऑफ द डे आप एनएवी में खरीदते हैं। बट ईटीएफ इज लाइक अ स्टॉक जिसको आप डीमैट के जरिए खरीदते हैं, और वो रियल टाइम होता है। जैसे स्टॉक का प्राइस डिमांड और सप्लाई के लिए लेके एक भाव देता है एट एवरी पॉइंट, वैसे ईटीएफ का एक रियल टाइम एनएवी आता है। सो दैट इज मोर एक्यूरेट, एक बाजार के भाव में आप खरीदते हैं। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड जिसके पास डीमैट होता है वो ईटीएफ में निवेश करता है, जिसके पास डीमैट नहीं होता है वो इंडेक्स फंड्स के थ्रू आता है। ब्रॉडली दीज आर दी वेरियस कैटेगरीज ऑफ फंड्स। बट जब ये एफिशिएंसी कम होते हुए जाता है तभी ये चर्चा हो रहा है, विच इज द सिचुएशन नाउ इन इंडिया। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, दो तीन सवाल इनफैक्ट उठे हैं इससे। पहले आपने कहा कि पैसिव का ही एक प्रकार है ईटीएफ भी। तो पैसिव का दो प्रकार है, एक तो आपका इंडेक्स फंड हो गया, एक ईटीएफ हो गया। दूसरी आपने कहा कि भारत में अभी चर्चा उठने लगी है कि एक्टिव और पैसिव फंड कौन कौन से हैं। और अगर पैसिव फंड की आप बात करें तो वो आप कह रहे हैं कि अब ये चर्चा उठने लगी है क्योंकि अब इफिशिएंसी बाजार में आपके जो मैनेजर्स की कम हो रही है,
तो आपका मतलब है कि रिटर्न क्या मतलब उम्मीद से कमा रहे हैं क्या आप? नहीं, मैनेजर की एफिशिएंसी कम नहीं हो रही है, बाजार एफिशिएंट बन रहा है। जो इंफॉर्मेशन का एक एक दौर निकल के आया है, उसमें छुपा हुआ बहुत कुछ कम चीज रहता है। पहले एक रिसर्च एनालिस्ट ढूंढ के जब कोई एक स्टॉक निकालता है, ऐसा नहीं कि वो अकेला जाके उधर बैठा रहता है। बिकॉज ऑफ ओपननेस ऑफ इंफॉर्मेशन काफी अदर लोग भी बैठ जाते हैं। अब देखिए, जितना आप इन्वेस्टेड पहले हो या पहले कोई एक चीज एक अगर आप पहचान लेते हैं, तभी उसका भाव ज्यादा बनता है। तो वो पहले पहुंचने का सीन धीरे धीरे कम होते हुए जा रहा है। ऐसा नहीं कि फंड मैनेजर्स का कोई एफिशिएंसी कम हो रहा है, बाजार का एफिशिएंसी बेटर हो रहा है, मीनिंग ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है। विच हैपेंस जैसे बाजार डेवलप्ड होते हुए जाता है, कोई भी डेवलप्ड कंट्री उठा लीजिए, बाजार बहुत ट्रांसपेरेंट बन जाता है। आपका कहना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है नॉलेज का, वो अब बहुत ऊपर हो गया है, बहुत सारे लोग अब बहुत ज्यादा चीजें जानने लगे हैं। तो अब आपको जो कुछ बहुत जनरल ऐसा नहीं रह गया है कि कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच के लाएगा और उसमें से कुछ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट दे देगा। बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज जानते हैं, जो कि विदेशों में ज्यादा है। तो भारत में भी शुरू हो गया अभी, मतलब नॉलेज लेवल बोलो, अवेयरनेस लेवल लोगों के ठीक हो गया है। जब इंफॉर्मेशन खुल जाता है तो नॉलेज लेवल बढ़ ही जाता है ना सर। तो इंफॉर्मेशन अभी एक दौर ऐसा आ गया कि इंफॉर्मेशन तो सबके पास पहुंच जाता है। पहले कहते थे मुंबई में से बाहर कोई बैठता है तो उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते देर लगता है। आज के डेट में वैसा नहीं है। जो इंफॉर्मेशन मुंबई में अवेलेबल है वो हर जगह अवेलेबल है। थ्रू द इंटरनेट एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्लस कंपनीज के ट्रांसपेरेंसीज भी बढ़ गए हैं। जो डिस्क्लोजर्स कंपनी करते हैं वो भी बहुत बहुत एक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया है। तो रिसर्च में ना वो जो पहले वाला एज था वो धीरे, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड वो धीरे धीरे कम हो जाता है। दैट इज हाउ द पैसिव इन्वेस्टिंग का शुरुआत होता है। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि जैसे जैसे लोगों में निवेश बढ़ेगा बाजार में, अल्फा क्रिएट करना मुश्किल मुश्किल होता जाएगा। हाँ सर, तभी तो टैलेंट की परख होगी। तो इसलिए वो एक धीरे धीरे अभी भी अब अगर आप देखें तो वो डेटा ऑलरेडी आ गया है। एक स्पीवा रिपोर्ट आता है, अगर आप कोई भी गूगल करें और स्पीवा रिपोर्ट अगर चेक करें तो डेटा ऑलरेडी सामने है कि लार्ज कैप में अल्फा जनरेट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये पूरे रैली में जो पोस्ट कोविड जो रैली हुआ उसमें मिड कैप में भी अल्फा जनरेट करना मुश्किल हो गया। सो एक एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्रेशोल्ड में आके बैठा है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आपका कहना है कि आगे जाके जो डिमांड बढ़ेगी वो इंडेक्स फंड और ईटीएफ की बढ़ने वाली है आगे जाके। देखिए, मैं ये मानता हूं कि दोनों के लिए जगह है। बाजार में फंड मैनेजर्स के इतने टैलेंट हैं कि कुछ फंड मैनेजर्स, जो अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, वो अल्फा देंगे और वो सिलेक्ट करना एक कला हो जाएगा कि कौन देगा अल्फा। राइट। कोई कहेंगे कि नहीं, वो बहस में ही नहीं जाऊंगा, मैं अल्फा क्यों उसमें जाऊं, बाजार ही ले लूं बेटर। तो दोनों तरीके के डिफरेंट इन्वेस्टर्स हो जाएंगे और इसी से बाजार और भी बढ़ेगा। ऐसा ये और वो नहीं, मेरे हिसाब से दोनों के मिश्रण से एक बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो बन सकता है। जो जितेंद्र जी मेरे साथ भी सहमत शायद होंगे, नहीं होंगे तो अच्छा एक डिस्कशन भी हो सकता है। बट हमारा जो व्यू है आज के डेट में जो बाजार है उसमें, अगर आप एक्टिव जो आपके हिसाब से जो फंड मैनेजर्स बेंचमार्क बीट कर सकते हैं वो लेंगे और उनके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पैसिव फंड लेंगे तो बहुत ही एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बन सकता है। एक हैसियत है जो पैसिव फंड्स है, उनमें जब इतना रिसर्च की जरूरत नहीं होती तो इंडेक्स का कॉस्ट बहुत चीप होता है। तो इन कंपैरिजन जब ये फीस नहीं रहता है तो पैसिव फंड थोड़ा एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म भी हो जाता है। इसलिए अगर आप बाजारी ले रहे हैं, कोई एक्सपर्टीज नहीं ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली लो कॉस्ट होता है। तो वो एक नजरिया भी बनता है। जबकि मैं तो ये मानता हूं कि कॉस्ट देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बट ये एक एडवांटेज है पैसिव इन्वेस्टिंग। जितेंद्र जी, बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो है ना वो एडवाइजर कैटेगरी पे, डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी पे उठ गए हैं। आप हालांकि पहले से परिचित ही हैं कि ओवरऑल जो है ना, सीधा सा सवाल है कि बाजार इफिशिएंट हो रहा है और बाजार इफिशिएंट होने से अब जो अल्फा क्रिएट करना वो मुश्किल हो जाएगा। और अल्फा क्रिएट करना मुश्किल होने से वो फंड मैनेजर, वो एडवाइजर, वो डिस्ट्रीब्यूटर की मांग बढ़ेगी, जो कि आपको एक्टिव हैं, अल्फा क्रिएट करके देते हैं, जो सिर्फ एक ऑफिस खोल के नहीं बैठे हैं बल्कि उसमें ऑफिस में काम करते हैं। सीधा सा सवाल ये है कि तो आपको लगता है कि जो ना विदेशों में जो हालात अभी आज बन चुके हैं कि इंडेक्स फंड की मांग सबसे अधिक होती है,
भारत में भी जल्दी ये सब शुरू हो जाएगा? और जो अभी जो म्यूचुअल फंड का जो एक तरह से एक ऑरा है कि म्यूचुअल फंड में आपको 10 साल 15 साल में 20 साल में रिटायर कर देगा आपको, आप सेल्फ आत्मनिर्भर हो जाएंगे, वो वो जो आकर्षण है वो धीरे धीरे कम होगा इसका? बहुत बढ़िया बोला है स्वरूप सर ने। और इवन स्वतंत्र जी, मैं आपकी भी बहुत बड़ाई करूंगा क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा चक्कर छेड़ा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या होगा, मैं तो कहूंगा फंड मैनेजर्स का भी क्या होगा। तो वो दोनों ही एक ही कैटेगरी में आते हैं इसमें। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा पहले, क्योंकि आज हम इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए बैठे हुए हैं, हम मतलब एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है एक्चुअली। एक्टिव और पैसिव में सबसे बड़ा फर्क क्या है वो मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा कि एक्चुअली क्या होता है। एक्टिव फंड में रोल होता है अल्फा, एक जो अल्फा वर्ड बार बार लिया जाता है, तो वो एक्टिव फंड में अल्फा होता है कि आपकी एफिशिएंसी, इन्वेस्टर की एफिशिएंसी, उसके फंड मैनेजर की एफिशिएंसी, या अगर उसमें बीच में एडवाइजर हो उसकी एफिशिएंसी, इस एफिशिएंसी की वजह से बेंचमार्क के ऊपर क्या रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं हम, तो वो अल्फा होता है। तो वो अल्फा आता है एक्टिव फंड में। और पैसिव फंड में कोई अल्फा नहीं होता। पैसिव फंड जो उसका बेंचमार्क होता है, उस बेंचमार्क के बराबर या उससे थोड़ा सा कम रिटर्न देता है। थोड़ा सा कम रिटर्न के पीछे कोई फंड मैनेजर की कमजोरी नहीं होती है या इन्वेस्टर की कमजोरी नहीं होती है, उसका थोड़ा सा एक्सपेंस होता है। एक्चुअली पैसिव फंड का जो एक्सपेंस होता है उसकी वजह से थोड़ा सा कम होता है, और थोड़ा सा टाइमिंग डिफरेंस भी हो जाता है, क्योंकि किसी उसको बिल्कुल इंडेक्स के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो इंडेक्स को मैनेज करने के लिए, इंडेक्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क होता है। तो वो जो एक्सपेंस और टाइमिंग डिफरेंस का जो फर्क होता है, उसकी वजह से वो बेंचमार्क से थोड़ा सा नीचे परफॉर्म करता है पैसिव फंड, जो उसका बेंचमार्क होता है। और एक्टिव फंड हमेशा जो बेंचमार्क होता है उससे या तो ऊपर परफॉर्म करता है या नीचे परफॉर्म करता है। बेंचमार्क के बराबर परफॉर्म करने का मतलब है वहां फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं है, उसने उसको पैसिव फंड बना दिया है, तो बिना मतलब का हमसे एक्सपेंस चार्ज कर रहा है वो। तो ये तो फर्क हो गया एक्टिव और पैसिव फंड में। और एक दूसरा सबसे बड़ा जो फर्क होता है वो है एक्सपेंस रेशियो का, क्योंकि एक्टिव फंड में पूरी रिसर्च टीम लगती है, फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन सब चीजों को मिलकर के जो एक्सपेंस आता है वो एक्सपेंस उससे चार्ज होता है। पैसिव फंड में कोई एक्सपेंस नहीं होता है, पहले से आइडेंटिफाइड सिक्योरिटीज होती है, इन सिक्योरिटीज का इतना वेटेज है, उन सिक्योरिटीज को उस वेटेज के हिसाब से खरीद लिया जाता है। तो वहां पे केवल खरीदने बेचने का ही खर्चा होता है या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, उसके अलावा कोई रिसर्च का कोई एक्सपेंस नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं होता। केवल सेल, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको प्रोडक्ट सेल कर दिया है और आपको वो सर्विस दे रहा है कि आपके डिटेल्स आपको शेयर कर रहा है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया है उसमें, तो वहां डिस्ट्रीब्यूटर का भी कोई रोल नहीं होता है। तो एक्सपेंस का बहुत बड़ा फर्क होता है। अब बात आती है कि क्योंकि मार्केट बहुत, स्वरूप सर ने बोला कि एफिशिएंट हो गया है मार्केट, तो मार्केट एफिशिएंट होने का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा एडवाइजर्स को और फंड मैनेजर्स को, क्योंकि अभी तक तो क्या था कि कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, मार्केट तेज हो रहा है तो सबको रिटर्न मिलेगा और सब अल्फा जनरेट करेंगे, अभी तक ये होता आया है। लेकिन आगे क्या होगा या हो क्या रहा है कि जो एफिशिएंट मार्केट है और एफिशिएंट एडवाइजर है या एफिशिएंट फंड मैनेजर है, वो हमेशा आउट परफॉर्म करेगा, डाउन मार्केट में भी और अप मार्केट में भी। तो इसलिए क्या है कि आने वाला टाइम हम लोगों का टाइम है। अच्छा, हाँ, आप लोगों का टाइम मतलब आने वाला टाइम हम लोगों का टाइम है, जो परफेक्टली रिसर्च बेस्ड और एफिशिएंट है और कहां पे अल्फा जनरेट कर सकते हैं, ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करना और उनके साथ इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि हमको हमारा एक्सपेंस भी निकालना है, फंड का भी एक्सपेंस निकालना है और क्लाइंट का भी अल्फा जनरेट करना है। अगर दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि आज जैसे ग्लोबली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पैसिव फंड्स काफी पॉपुलर हैं, क्योंकि वहां पैसिव फंड्स इसलिए पॉपुलर है कि वो ग्रोथ इकोनॉमी है, ऑलरेडी वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पे नई कंपनियां, बहुत बड़ी जो नई कंपनियां आ रही है या वो बहुत बड़ी साइज में नहीं आ सकती, वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि उनके लिए हर सेगमेंट में बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं और वो ग्रोथ में है वो सारी कंपनीज। तो अब क्या है कि उनके सबके बेंचमार्क या इंडेक्स ऑलरेडी बन चुके हैं या उनके ईटीएफ ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उनको आउटबीट करके आप कोई भी एक्टिव फंड बनाते हो
आउटबीट करने के लिए, तो वो उसमें बहुत ज्यादा आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंटरनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब एफिशिएंट मार्केट हो गया है, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई नहीं होती है, तो इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, तो आप उसको बीट नहीं कर सकते एक्टिव फंड पैसिव फंड्स को वहां पे। तो जहां ग्लोबली क्या है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पैसिव फंड्स बहुत पॉपुलर है, और वहां पैसिव फंड्स को बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आज वहां पे एफिशिएंट एडवाइजर्स हैं, और वो मोर देन डबल डिजिट पैसिव फंड्स को बीट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। वो नंबर्स में कम होंगे, लेकिन वहां पे भी ऐसा है कि वहां पे एफिशिएंट एडवाइजर्स या एफिशिएंट फंड मैनेजर्स बीट कर पा रहे हैं। और जहां तक मैं इंडिया की बात करता हूं, तो इंडिया में तो अभी डेवलपिंग कंट्रीज है। आप देख रहे हो कि कोरोना पीरियड, कोविड पीरियड में कितनी छोटी छोटी कंपनियां निकल करके आई हैं, उनके भाव 4 गुना 5 गुना हो गए हैं, या 2 गुना 3 गुना हो गए हैं। अगर हमने पैसिवली इन्वेस्ट किया हुआ होता इंडेक्स। आपका कहना है कि सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है विदेशों में कंपनियों का, कंपनी ग्रोथ का? हाँ, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएस है या जापान है, वहां पे सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। डेवलप्ड कंट्रीज में वहां पे 2-3% ही ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ का लेवल भी कम रहता है, और इन्फ्लेशन लेवल भी कम रहता है। साथ साथ जो है ना, जो भी, क्योंकि म्यूचुअल फंड का भी ग्रोथ उसी हिसाब से होती है जैसे मार्केट की ग्रोथ होगी, इसलिए आपके लिए पैसिव फंड का स्पेस वहां ज्यादा हो गया है। एक्चुअली वहां जो रिसर्च टीम्स हैं, जो पहले से रेटिंग एजेंसीज हैं या रिसर्च टीम्स हैं, वो पहले से फोरकास्ट निकाल देती हैं कंपनीज का। इंडिया में भी निकलती है, तो वो फोरकास्ट जो निकालती है वो लगभग सटीक होता है वो फोरकास्ट, क्योंकि उनको पता होता है कि कंपनी का टर्नओवर क्या होने वाला है, उनके प्रॉफिटेबिलिटी या एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है। उस हिसाब से वो प्राइसेस डिस्काउंटेड होती हैं। तो जो रिसर्च करने वाला आदमी है, एक्टिव फंड मैनेज करने वाला आदमी है, उसके पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होती है जिसकी वजह से वो आउटबीट कर पाए और इंडेक्स को या ईटीएफ को आउटबीट कर पाए, क्योंकि पहले से ही प्राइसेस डिस्काउंटेड रहती हैं वो सारी। तो एक वो भी रीजन कह सकते हो आप। हमारे यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक तो इतने सारे इंडेक्सेस अभी अवेलेबल नहीं है कि जिनको हम ऑलरेडी ट्रैक कर सकें, और दूसरी बात क्या है, नई नई कंपनियां उभर के आ रही हैं, और इवन पीयर ग्रुप में भी आप देखें, किसी भी पीयर ग्रुप में देखें, तो एक कंपनी को पीछे करके नई कंपनी दूसरी निकल के बाहर आ जाती है। अभी बहुत स्कोप है, एक्टिव फंड्स के लिए बहुत स्कोप है, लेकिन पैसिव फंड्स उनके लिए, एक तो पैसिव फंड्स में रिस्क कम होती है, क्योंकि वहां पे जो मार्केट से जो रिटर्न आ रहा है वही रिटर्न आपको पैसिव फंड्स में रिटर्न आने वाला है, तो वहां रिस्क कम हो गई, वहां एक्सपेंस रेशियो कम हो गया। लेकिन आप ये सोचो कि पैसिव फंड्स के थ्रू आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बना सकते हो और मार्केट को आउटबीट कर सकते हो, तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। वो तो संभव नहीं है। लेकिन सवाल है कि एक्सपेंस रेशियो स्वरूप जी क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एक्सपेंस रेशियो तो ईएमसी चार्ज करती है, तो पैसे फंड में आपको खरीदना होगा, तब भी तो आप खरीदेंगे तो म्यूचुअल फंड से ही। नहीं, जितेंद्र जी जैसे कहा, राइटफुली उन्होंने कहा है कि एक पैसिव फंड के लिए कोई रिसर्च जरूरत नहीं है कि इंडेक्स बनती है। जैसे सपोज निफ्टी 50, टॉप 50, जब हमारे पास पैसा आता है। भारत में एक्सपेंस रेशियो तो आपके इस पे थोड़ी तय होती है कि आपके पास कितनी अच्छी टीम है, आपके पास कितने अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो तो आपको आपके मार्केट कैप है उसके हिसाब से तय हो जाएगी। नहीं स्वतंत्र जी, सेबी की गाइडलाइंस पैसिव फंड्स के लिए भी गाइडलाइंस है, और सेबी ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि पैसिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने 1% का ट्रेडमार्क वो दिया हुआ है कि जो भी इंडेक्स फंड होंगे या ईटीएफ फंड होंगे उनमें 1% होगा। लेकिन पैसिव फंड्स आप जो देखोगे इंडिया में, उनके एक्सपेंस रेशियो 0.05% या 0.10% है इंडेक्स फंड्स के, क्योंकि उनमें कोई एक्सपेंस ही नहीं। हाँ, उनमें कोई एक्सपेंस ही नहीं है ना। ओके, तो विदेशों में भी ऐसा ही है स्वरूप जी? हाँ जी, हर जगह। देखिए, जब पैसिव फंड्स में भी थोड़ा थिंकिंग आता है, जिसको हम कहते हैं, अभी एक नया कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड, उसको स्मार्ट बीटा कहते हैं। जब कुछ पार्ट्स ऑफ एक्टिव फंड मैनेजमेंट को लेके एक इंडेक्स बनाते हैं, जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता है, इक्वल वेटेड इंडेक्स बनाते हैं कि जो आपने सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर इक्वल वेट इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि मार्केट जो इंडेक्स बनता है वो नॉर्मली मार्केट कैप के हिसाब से बनता है। जैसे निफ्टी 50 का अगर इक्वल वेट इंडेक्स बनाऊं तो 50 स्टॉक्स में इक्वली पैसा बांट देता हूं। ऐसे काफी, अगर नया आइडिया लेके आएंगे, सपोज हमने एक लॉन्च किया, एक सपोज एक ESG में हमने एक इंडेक्स बनाया है, खुद से एक बनाया है NSE के साथ,
तो अगर वैसा एक कुछ एक अच्छा पावरफुल आइडिया बनेगा तो आइडिया का भी एक एक्सपेंस होता है। इसका ये नहीं कि, इसलिए वर्ल्ड वाइड जो स्मार्ट मीटा होते हैं उनके एक्सपेंस रेशियो थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो थिंकिंग का भी पैसा लेते हैं, कि वो एक्सक्लूसिविटी का भी पैसा लेते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल मार्केट कैप इंडेक्स होता है वो बहुत बहुत चीप होता है सर। ओके, तो विदेशों में कितना, मतलब अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो कितना मार्केट कैप मतलब मार्केट शेयर पैसिव फंड का है, और कितना मार्केट शेयर एक्टिव फंड का है, और भारत में क्या स्थिति है? भारत में कितना मार्केट शेयर पैसिव फंड के पास है, कितना एक्टिव फंड के पास है? जो जितेंद्र जी कह रहे थे पैसिव फंड का, तो ये शुरुआत है। पहले क्या हुआ कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ईपीएफओ, उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू किया, तो एक पैसिव फंड का, एक गवर्नमेंट पैसा से काफी पैसा बना है। अगर रिटेल का पैसा देखें तो ऐसा कोई मार्केट शेयर अभी तक बना नहीं है, लेकिन लास्ट 5-6 मंथ से करीब 4-5 हजार करोड़ नेट एवरी मंथ आ रहा है। सो एक शुरुआत है, ये आगे जाके क्या बनेगा। अगर एक्टिव फंड्स फिर से वापस आके अच्छा अल्फा दे दें तो पीपल विल गो बैक टू एक्टिव फंड्स। इसलिए एक बहुत बहुत अच्छा एक थ्रेशोल्ड में है कि दोनों चलेंगे कुछ दिन के लिए, एंड देन मार्केट में एक्चुअल कैसे मार्केट फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं उसके बाद डिसाइड होगा। बट आज के डेट में ऐसा नहीं कि पैसिव फंड्स नहीं है, पैसिव फंड्स का एक जगह है बाजार में, और एक्टिव फंड्स 25 साल से चल रहे हैं। आगे जाके ये डिपेंड करेगा कि अगर अल्फा दे सकें तो एक्टिव फंड अपना शेयर रखेंगे, नहीं तो पैसिव फंड का ग्रोथ एक बन सकता है। प्लस मेरे हिसाब से इंडिया में एक थिंकिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है ऑफ द इंडियन एसेट मैनेजर्स। तो ये जो आइडियाज लेके आएंगे वो थोड़ा आप ध्यान में रखें। एक अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे तो पैसिव फंड का ग्रोथ हो सकता है। एंड मेरे हिसाब से दोनों चलेंगे कुछ दिन। भारत में ग्रोथ की स्पेस अभी बहुत है। भारत में जो है ना, जो सैचुरेशन पॉइंट ग्रोथ के हिसाब से नहीं आया है, तो भारत में अभी उस तरह की पैसिव फंड की कोई बहुत मतलब एक्टिव फंड की जगह कम हो गई है, पैसिव फंड की डिमांड बहुत बढ़ गई, उसकी संभावना मुझे कम लग रही है, कम से कम, क्योंकि भारत में ग्रोथ की अभी संभावनाएं बहुत है। भारत में नई कंपनियां आ रही हैं, कंपनियों की ग्रोथ स्पेस बहुत है, लगातार जो है ना नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं। तो भारत में मार्केट भी बहुत बड़ा साइज है, मार्केट में एक्सपेंशन की साइज बहुत है। जितेंद्र जी, सही कह रहा हूँ मैं? आप काफी हद तक सही कह रहे हो, क्योंकि अभी हम जब डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएंगे, या फिर एक्चुअली मार्केट का ट्रेंड होता है, जैसे आप देखोगे 2020 मार्च से पहले 2-2.5 साल तक इंडेक्स फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया, पैसिव फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया 2-2.5 साल तक। तो वो उस टाइम पे क्या मार्केट एक लेवल पे था, कांस्टेंट था, और मार्केट ने ग्रो भी किया, तो केवल इंडेक्स फंड्स ने ग्रो किया, एक्टिव फंड्स ने इतना बेटर परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अगस्त 2020 से और अभी अगस्त 2021 के बीच में जो एक्टिव फंड्स ने जो रिटर्न दिए ना, तो वो पिछले 2.5-3 साल के जो एक्टिव फंड्स के रिटर्न थे उनको सबको आउटबीट कर दिया। मतलब वो 6-8 महीने में ही सब कुछ चेंज कर दिया एक्टिव फंड्स ने। तो मेरा ये मानना है कि स्पेस दोनों के लिए है, लेकिन अगर जैसे स्वरूप सर ने बताया कि अगर स्मार्ट क्रिएशन होगा पैसिव फंड में, स्मार्ट, जैसे ईएसजी उन्होंने एक एग्जांपल दिया, इसी टाइप के अगर स्मार्ट एक्टिव पैसिव फंड्स आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया है। क्योंकि अगर केवल इंडेक्स बेस्ड, जो ऑलरेडी इंडेक्स चल रहे हैं, और इंडेक्स बेस्ड एक्टिव फंड्स अगर इंडिया में आते हैं, तो वहां पे मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा स्कोप आएगा एज फार एज रिटर्न जनरेशन की बात है, क्योंकि वो मार्केट के रिटर्न्स आने वाले हैं। और अभी हमारा मार्केट से पोर्टफोलियो के रिटर्न्स में बहुत बड़ा फर्क अभी चलता रहेगा। वो टाइम अभी हमारा नहीं आया कि मार्केट को आउटबीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ESG शब्द का नाम लिया आपने, ESG क्या चीज है? ESG एक ग्लोबल फैक्टर है जो अभी इंडिया में चालू हुआ है। वो एनवायरनमेंट और सोशल और गवर्नेंस को लेके एक स्कोर बनता है कंपनी का, जिसको ESG स्कोर कहते हैं। इंडिया में अभी शुरुआत है, तो एक एनवायरनमेंट और सोशल और गवर्नेंस, तीनों फैक्टर। जैसे अगर नॉर्मल जो अभी तक जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होता था, वो एक कंपनी का प्रॉफिट लेते थे, और प्रॉफिट के बाद कैसे मैनेजमेंट है उसको लेके एक निवेश का एक स्कोर, हम लोग एक जजमेंट लेते थे। बट वर्ल्ड वाइड क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, एक कंपनी कितना दूर तक एनवायरनमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कितना दूर तक अपने लोग का ख्याल रखता है, बाहर के लोग जो कस्टमर्स हैं उनके भी कैसे ख्याल रखते हैं। तो वो 3 parts, which is the people of the organization, both inside and outside, जो प्रॉफिट होता है
और एक प्लैनेट, ये तीनों के जो मिश्रण होता है, इनमें एक कंपनी कितना अच्छा एक अपना पोजीशन बनाती है, उससे एक ईएसजी स्कोर बनती है और वो ईएसजी स्कोर के हिसाब से निवेश होती है। नॉर्मली एफआईज बहुत इसको इंपॉर्टेंस देते हैं ईएसजी स्कोर को। कई कई कंट्री तो विदाउट ईएसजी स्कोर एफआईज इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और जिनका ईएसजी स्कोर अच्छा है होता है उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल उनका कम बन जाता है। तो इसको जो जो तीन ये अच्छा फैक्टर लेके चलेंगे, इसका एक स्वाभाविक एक क्या कहते हैं नतीजा ये होता है, वो कंपनी सस्टेनेबल बन जाता है। इसलिए इसको सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग कहते हैं, या कई कई देश में इसको रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो ये भी एक इंडिया में एक शुरुआत के जगह में था। तो करीब अच्छे फंड्स अभी एक्टिव पैसिव दोनों हैं। हमारा एक ही पैसिव है बाजार में, क्योंकि इसका रिसर्च बहुत मुश्किल होता है, रिसर्च आउटसोर्स्ड है। जब रिसोर्स आउटसोर्स्ड है तो हमारे हिसाब से एक्टिव फंड हमें करना ठीक नहीं लगा, तो इसलिए हमने पैसिव फंड किया है। बट ये एक ट्रेंड जो बहुत बड़ा बनेगा आगे इंडिया में जाके, एंड वर्ल्ड वाइड तो ये काफी बड़ा है। 80% ऑफ यूरोपियंस इन्वेस्ट ओनली इन ईएसजी फंड्स। तो काफी एक तगड़ा एक कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड, जो इंडिया में अभी एक शुरुआत के तरीके में लास्ट 3-4 ईयर से चालू हुआ है। बट अभी रेगुलेटरी के अगर तरफ से देखें तो ये एक बहुत सीरियस फैक्टर है विच विल प्ले आउट वेरी वेल वेरी स्ट्रांगली अगर नेक्स्ट 4-5 साल में। अच्छा, तो पैसे फंड में आपकी कंपनी, मतलब आपका कहना है कि मार्केट लीडर है? नहीं सर, पैसिव फंड में तो लीडर्स जितेंद्र जी बताएंगे, हम तो नए प्लेयर हैं। लेकिन एक कोशिश है, वर्ल्ड वाइड हमारी अच्छी पोजीशनिंग है पैसिव में। हमारी कुछ कंपनीज यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हैं जिनका थीमेटिक ईटीएफ में काफी अच्छा नाम है। तो वो एक कोशिश है इंडिया में एक थीमेटिक ईटीएफ के जरिए में हम भी अपने आप को पोजीशन करें। जैसे ईएसजी एक अच्छा थीम था, हमने एक ग्लोबल एक फैंग प्लस जो टॉप 10 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनको लेके एक इंडेक्स है, उसमें एक फंड हमारा है जो रिटेल में काफी अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिला है। प्लस अभी रिसेंटली हमने एक फाइनेंशियल सर्विसेज का एक ईटीएफ बनाया है। तो एक थीमेटिक ईटीएफ एक अच्छा प्लेयर अगर आगे जाके बन पाए तो वो हमारी कोशिश है एज अ प्लेयर इन इंडिया। जी, तो फिलहाल चर्चा में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि ईटीएफ काफी पिछले दिनों स्टोर किया है। ईटीएफ का बहुत जिसको कहते हैं कि हल्ला रहा है। ईटीएफ कैसे काम करते हैं, कैसे इसमें रिटर्न आता है, ये म्यूचुअल फंड से बेटर है, म्यूचुअल फंड ही कहें, दोनों में क्या अंतर है। इसके अलावा एक और ग्लोबल फंड और फंड पे भी बात करेंगे विस्तार से। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि ईटीएफ क्या चीज है। ईटीएफ का पिछले दिनों काफी शोर रहा है। ईटीएफ कई कैटेगरी में आया है। हमारे साथ स्वरूप जी हैं, सीईओ मिराई इन्वेस्टमेंट के। आपको एक अच्छी पकड़ है आपकी इन चीजों पे। मिराई, स्वरूप जी संक्षेप में हमें समझा सकें कि ईटीएफ में कितनी ब्रॉड कैटेगरीज हैं, किन किन चीजों में ईटीएफ है। गोल्ड ईटीएफ भी होता है, तमाम सारे इस तरह के ईटीएफ हैं। ये सब म्यूचुअल फंड ही हैं या कुछ अलग चीज होती है? म्यूचुअल फंड अलग है, ग्रुप ईटीएफ अलग है, और इनको मैनेज कौन करता है? स्वतंत्र जी, ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये एक इंडेक्स का ये बहुत एडवांटेज है कि अंडरलाइंग अगर एक इन्वेस्टेबल कुछ एक बन जाए उसके ऊपर एक इंडेक्स आप बिठा सकते हैं। जैसे गोल्ड अगर अंडरलाइंग है तो उसके ऊपर एक इंडेक्स बना सकते हैं। कोई भी अगर एक नीचे एक कुछ भी इन्वेस्टिंग का एक जरिया है तो उसके ऊपर एक इंडेक्स बना सकते हैं। इसलिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इंडेक्स बनाने का, और जब एक इंडेक्स बन जाता है तो एक ईटीएफ या इंडेक्स फंड बन सकते हैं। तो जैसे इंडिया में अगर आप एक्टिव फंड्स देखें, अभी तो कैटेगराइज हो गए हैं, इतने कैटेगरीज हैं, बहुत डेट और इक्विटी, इसके बाहर सोच करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो रेगुलेटरी हो गया है। एक थीमेटिक है जिसमें आप कुछ सोच सकते हैं, बट उसके आगे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत गाइडलाइन आ गया फ्रॉम द रेगुलेटर कि ये है अभी कैटेगरीज। इसलिए स्कोप है ईटीएफ में कुछ नए नए चीज लाने की, बहुत इंडेक्स या ईटीएफ फंड्स के हिसाब से। ये म्यूचुअल फंड ही है, मैनेज हम ही करते हैं, बट ये रूल बेस्ड है। इसमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है। एक रूल बनता है, अगर जैसे एक मार्केट कैप इंडेक्स है तो मार्केट कैप के हिसाब से पैसा लगता है, इक्वल वेटेड है तो इक्वल वेट के हिसाब से पैसा लगता है। कोई बोलता है मैं टॉप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा तो टॉप 50 में इन्वेस्ट होता है। कोई कहता है लो वोलेटिलिटी एक इंडेक्स बनाऊंगा, तो वो लो वोलेटिलिटी जो रूल बनता है उसी के हिसाब से
पैसा निवेश होता है। दैट इज द ब्यूटी। क्या होता है, सबसे बड़ा अहम चीज होता है इन्वेस्टमेंट में, वो डिसिप्लिन होता है। फंड मैनेजर जो डिसिप्लिन्ड होता है वही आगे जाके अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन ये मशीन बेस्ड हो जाता है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं आता है। इसलिए जो फंड मैनेजर का ओवर परफॉर्मेंस जो हम मान के चलते हैं, उसके साथ एक अंडर परफॉर्मेंस का भी रिस्क आता है। ये वो रिस्क एलिमिनेट करता है। द ब्यूटी इज एक्टिव फंड्स में अच्छे फंड मैनेजर बाजार के ऊपर रिटर्न देने की कोशिश करते हैं, और अभी तक इंडिया में बाजार के ऊपर रिटर्न दिए भी हैं अच्छे फंड मैनेजर्स, और आगे जाके मेरे हिसाब से देंगे भी। उसमें कोई, मेरे मन में तो कोई डाउट नहीं है कि अभी इंडिया में काफी अच्छा टाइम है फॉर गुड फंड मैनेजर्स जो बाजार के ऊपर रिटर्न देने की उनपे अच्छा क्षमता है। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि ईटीएफ कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, गोल्ड भी हो सकता है, सेक्टोरल हो सकता है, मेटल हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह के ईटीएफ हो सकते हैं। अंडरलाइंग अगर इन्वेस्टिंग एक अपॉर्चुनिटी है, उसके ऊपर एक इंडेक्स बिठा सकते हैं। एक मिरर इमेज आपने बना दी, मिरर इमेज बना के आपने उसका, ओके। और इसका मैनेजमेंट किसी, मतलब उसमें फंड मैनेजर की जरूरत नहीं, रिसर्च की जरूरत नहीं है? नहीं सर, क्योंकि ये रूल बेस्ड, जो रूल बन जाता है इंडेक्स का ना, वही आगे लेके जाता है। तो वो इंडेक्स बनाने में काफी रिसर्च जाता है, काफी बैक टेस्टिंग जाता है, क्योंकि एक बार जो रूल बन गया वो आगे जाके वही प्ले करेगा, वो सही हो या गलत हो। तो इसलिए इंडेक्स बनाने में काफी टाइम जाती है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हमारे एनएसई के साथ हमारा काफी काम होता है इंडेक्स बनाने में, तो वो एक काफी टाइम जाता है। बैक टेस्टिंग, इंडेक्स सही है नहीं है, उसमें काफी वक्त जाता है। बट एक बार इंडेक्स बैठ गया, फिर उसमें सिर्फ इट इज मशीन टेकिंग ओवर आगे जाके। जी। तो इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? इसको ईटीएफ को आम आदमी सीधे खरीद सकता है आपसे, यानी ईएमसी से, या फिर इसमें भी जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे म्यूचुअल फंड के, उनकी भूमिका रहती है? जितेंद्र जी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की और एडवाइजर की क्या भूमिका रहती है? देखिए, जैसे मैंने कहा, दो तरीके के हो सकते हैं। जो इंडेक्स फंड है, जो म्यूचुअल फंड के तरीके से होते हैं, वो इंडेक्स ही खरीदते हैं, लेकिन एनएवी डे एंड में आता है, वो पूरा बाजार बेचता है, राइट। लेकिन जो ईटीएफ है, उसके लिए एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, जो ब्रोकर्स के थ्रू किया जाते हैं। उसमें भी एएमसी डायरेक्ट लेता है, लेकिन वो लॉट साइज के हिसाब से जाता है। वो लॉट साइज एक यूनिट साइज बनता है एवरी फंड का, एवरी फंड के लिए अलग होता है, वो काफी बड़ा अमाउंट होता है। वो लॉट साइज के हिसाब से एएमसी से डायरेक्ट खरीदते हैं। एक मार्केट मेकर होता है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है खरीद बेच के लिए, राइट। ये तीन एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड ब्रॉडली एनीबडी कैन बाय, लेकिन ईटीएफ वही खरीद सकते हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट है। नहीं, डीमैट अकाउंट तो हो गया, लेकिन डीमैट अकाउंट के बाद आपको उसमें जितेंद्र जी की जरूरत पड़ेगी क्या? जितेंद्र जी की, मतलब उसको बेचेगा कौन? क्यों नहीं पड़ेगी? देखिए, ये मेरा व्यू है, जितेंद्र जी अपना व्यू देंगे, बट जितेंद्र जी का काम है इज टू गिव द इन्वेस्टर अ गुड सेटिस्फैक्टरी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस। एक इन्वेस्टमेंट जो गोल होता है वहां तक लेके जाने का है। अगर गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है, अगर गोल में ईटीएफ नहीं है, जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर गोल के हिसाब से कुछ ईटीएफ बनता है तो शायद एडवाइस होगा। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, इसमें ज्यादा चर्चा होता है, ज्यादातर उस पे होता है। मेरे हिसाब से ये चर्चा होना चाहिए क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा, तो कहाँ इन्वेस्ट करना इतना बड़ा कोई एक बड़ा साइंस नहीं है इसमें। तो जितेंद्र जी वहां आ जाते हैं कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो देखें, अगर जरूरत है तो बेशक, मैंने जितेंद्र जी से काफी दिन से काम किया है, तो मेरे हिसाब से अगर जरूरत होगा तो वो तो पहले ही बताएंगे। ऐसे कोई मेरे दिमाग में तो कोई डाउट या डिबेट नहीं है। वो इंडेक्स भी बता सकते हैं। मेरा ये कहना है कि जो जरूरत के हिसाब से आपके नजर में ऐसे कौन से कस्टमर होंगे, कौन से कस्टमर आपके होंगे, या आपके कैसे निवेशक होंगे जो आपके किस तरह की नीड होगी, जिनकी किस तरह का प्रोफाइल होगा उनका, जिसको आप ईटीएफ सजेस्ट करेंगे, और किस तरह के ईटीएफ सजेस्ट करेंगे? कुछ आप हमें दर्शकों को बता सकें तो। जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ईटीएफ खरीदने के लिए हमारी जरूरत है या नहीं है, या पैसिव फंड्स खरीदने के लिए हमारी जरूरत है या नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टर को पता नहीं है उसको पैसिव फंड खरीदना है या एक्टिव फंड खरीदना है, या उसको ईटीएफ भी खरीदना है तो हजारों ईटीएफ है, उनमें से कौन सा ईटीएफ फंड खरीदना है,
तो बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे एक्टिव फंड्स में भी कैटेगरीज है, तो वहां पे भी बहुत सारी कैटेगरीज है। तो उसकी सूटेबिलिटी कौन देखेगा? अगर इन्वेस्टर समझदार है, एफिशिएंट है इन्वेस्टर, तो वो तो न तो उसको एक्टिव फंड में हमारी जरूरत है और न पैसिव फंड में हमारी जरूरत है, उसको वो डायरेक्टली सब कुछ कर सकता है। और अगर उसको हमारी जरूरत है तो वो एक्टिव में भी पड़ेगी और पैसिव में भी पड़ेगी, दोनों में ही पड़ेगी हमारी जरूरत। तो उसमें कोई फर्क नहीं है कि एक्टिव और पैसिव में हमारी जरूरत है या नहीं है, दोनों में हमारा रोल बराबर है, क्योंकि हम उसका पोर्टफोलियो तो क्रिएट हमको ही करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हाँ, सही बात है। और अब कौन से इन्वेस्टर को कौन सा फंड, कौन सा ईटीएफ सूट करता है, कौन सा एक्टिव फंड सूट करता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखा जाएगा कि सूटेबिलिटी क्या है। क्योंकि अभी जैसे स्वरूप सर ने बताया कि इन्होंने 2-3 कुछ स्मार्ट टाइप के ईटीएफ या पैसिव फंड्स लॉन्च करे हैं। उसमें एक फंड इन्होंने कुछ 10 ग्लोबल सिक्योरिटीज का एक फंड इन्होंने लॉन्च किया है, और वो मतलब वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज एक तरह से आप कह सकते हो उसमें है। तो आप अगर इंडिया में बैठ करके उन कंपनीज को के शेयर खरीदना चाहें तो वो आप अपने डीमेट अकाउंट में तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी परमिशंस की जरूरत है और आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है। तो आप उनका एक ईटीएफ या आप उनका एक पैसिव फंड ले रहे हो तो वो आप उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमको लगता है कि अगर किसी को ग्लोबल फंड में जाना है, ग्लोबल किसी इन्वेस्टर को हम 2-3-4% उसकी टोटल पोर्टफोलियो का ग्लोबल फंड में लेके जाना है, तो उसमें हम इस टाइप के फंड्स देख सकते हैं कि हाँ ये बेटर रहेगा। क्यों हम ज्यादा एक्सपेंस वाले किसी फंड में जाए, और यहाँ पे टॉप 10 कंपनीज मिल रही हैं, टॉप 10 और ग्रोइंग कंपनीज मिल रही है, तो क्यों नहीं हम इसमें जाए। तो हम देख सकते हैं, इस टाइप से हम देखते हैं। ऐसे ही कुछ एएमसीज के गोल्ड माइनिंग के गोल्ड फंड्स हैं, तो वो क्या करते हैं, फंड ऑफ फंड टाइप फंड्स हैं। तो यहाँ से बाहर के जो फंड है वो ईटीएफ की तरह ही काम करते हैं, बाहर के फंड्स, तो उनमें वो इन्वेस्ट करते हैं। कुछ कंपनीज के जैसे यूएस बेस्ड ईटीएफ फंड्स हैं, उनमें इंडिया की एएमसीज ने उनमें एज ए फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट किया हुआ है। कुछ आईटी कंपनीज के फंड्स हैं, कुछ कंजप्शन वाले फंड्स हैं ग्लोबल, तो वो सब ईटीएफ कैटेगरी के या फंड्स हैं, इंडेक्स कैटेगरी के फंड्स हैं। तो उनमें हम फंड ऑफ फंड के थ्रू, इंडिया के थ्रू जा सकते हैं और हम वो एक्सपोजर दिलवाते हैं हमारे क्लाइंट्स को। तो वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है कि किसी क्लाइंट को अगर ग्लोबल सिक्योरिटीज में जाना है और हमको लगता है उसको जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक सबसे बड़ा एक एग्जांपल देता हूं कि किसी के बच्चे को आप बाहर फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है, मान लो लेट से 3 साल बाद 4 साल बाद, तो वो उसको यूएस जाके पढ़ाई करनी है 4 साल बाद। तो यूएस जाके पढ़ाई करनी है तो वो यूएस में डॉलर में एक्सपेंडिचर होगा उसका पूरा। तो आज अगर उसको डॉलर में इन्वेस्टमेंट करा दिया जाए, डॉलर वाली डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करा दिया जाए, तो डॉलर का जो रेट का एप्रिसिएशन होगा उसका फायदा उसको, वहां सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है तो वो फायदा तो उसको मिलेगा ही, क्योंकि उसको आगे जाके डॉलर में पेमेंट करना है वहां पे। और दूसरा, हाँ, और दूसरा क्या है कि वहां पे वो वहां की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने का जो भी रिटर्न आ रहा है वो साथ में आ रहा है। और एक डॉलर को भी हेज कर लिया उन्होंने 5 साल बाद या पढ़ रहा है वहां पे बच्चा और कंटिन्यूअसली 4 साल तक उसका पेमेंट करना है, तो 4 साल के पेमेंट को उन्होंने हेज कर लिया आज वहां इन्वेस्ट करके सिक्योरिटीज में। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हम हमारा बाहर कोई काम है या बाहर से कोई पैसा आने वाला है हमारा, या बाहर कोई पैसा हमको पेमेंट करना है, तो हम उसको थ्रू इन्वेस्टमेंट हेज भी कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट हेज है तो वो हम हेज भी कर सकते हैं। तो आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करने का एक दूसरा फायदा जो अभी तक हमने चर्चा नहीं करी थी, दूसरा फायदा क्या है कि अभी तक का आपका हिस्टोरिकल आप पास्ट ट्रेंड देखोगे तो हमारा रुपी अगेंस्ट डॉलर और यूरो हमेशा डेप्रिसिएट ही हुआ है। यूरो एप्रिसिएट हो रहा है, डॉलर एप्रिसिएट हो रहा है, डॉलर एवरेज 5 to 6% एनुअल रेट पे एप्रिसिएट हो रहा है, यूरो थोड़ा उससे ज्यादा एप्रिसिएट हो रहा है एनुअली। तो अगर हम से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं बाहर अभी, और डॉलर का रेट है 75, और अगर वो 5% की रेट से एप्रिसिएट कर जाता है नेक्स्ट 1 ईयर में, और मार्केट वहीं की वहीं रहता है बाहर का, उसकी एनएवी में कोई चेंज नहीं आता जिस फंड में हमने इन्वेस्ट किया है, तो भी हमको 5% का रिटर्न मिल जाएगा जब हम उसको रिडीम करेंगे, क्योंकि डॉलर कन्वर्ट होकर रुपीज में मिलेंगे हमको। तो वो एक फायदा और है साथ में बाहर इन्वेस्ट करने का। लेकिन अगर डेप्रिसिएट करेगा तो हमको नुकसान होगा, चाहे वो बाहर की एनएवी बढ़ गई है।
तो ये भी एक हमको देखना होता है कि भाई हम बाहर की करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी हम एक हमारी प्लानिंग का पार्ट होता है। जी जी। तो मेरा मानना यह है कि देखो, अगर इन्वेस्टर एफिशिएंट है, उसको नॉलेज है, तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर नहीं है तो उसको एडवाइजर्स के थ्रू जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। स्वरूप जी, आप अभी चर्चा चल रही थी कि आप लोग एक कोई फंड लेके आए, इंटरनेशनल फंड। तो जो ये फंड ऑफ फंड की बात कर रहे हैं या ग्लोबल फंड की बात कर रहे हैं, वही फंड है या कुछ अलग चीज होती है, और इसके क्या फायदे हैं? कौन सा, सबसे पहले तो ये बताएं सर, आपका कौन सा फंड है, किस कैटेगरी में आता है वो, और ग्लोबल फंड, फंड ऑफ फंड क्या चीज है? स्वरूप जी। देखिए, जब निवेश करते हैं तो ज्यादातर पैसा आज तक इंडिया में ही रहा है। एक डाइवर्सिफिकेशन आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा एक रीजन भी बन चुका है, क्योंकि क्या है, कंट्रीज पूरे अलग हैं, स्टेट ऑफ इकोनॉमी भी अलग है, इसलिए जो कंपनीज वहां है वो इंडिया में नहीं है। तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन बनता है, क्योंकि वो कंट्रीज के मार्केट और हमारे मार्केट, वो कंट्रीज के कंपनी और हमारी कंपनी में कोरिलेशन बहुत कम हो गई है। तो अगर कुछ एक अलग ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में, तो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, जिसको हम ग्लोबल इन्वेस्टिंग कहते हैं, वो एक बहुत अहम पार्ट हो गया है सारे पोर्टफोलियोज में, और एक जायज भी है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, दूसरे डिफरेंट कंट्रीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट करेंसीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो फंड है वो टॉप 10 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, फैंग जिसे कहते हैं, जिस फैंग प्लस एक इंडेक्स है, उसके 10 कंपनीज लेके एक इंडेक्स बना है। तो कौन कौन सी कंपनी, उसका नाम बता भाई, कौन सी कंपनी है उसमें? जो फैंग इंडेक्स होता है, जो फेसबुक, एप्पल, गूगल, ये जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कंपनी का एक फैंग प्लस इंडेक्स है ग्लोबल, उसमें हम निवेश करते हैं। इसमें कंपनीज अच्छे हैं, टॉप 10 ये कंपनीज के अगर आप मार्केट साइज देखें तो 7.7 ट्रिलियन का एक साइज है, करीब 3 टाइम हमारे कंट्री का साइज है ये 10 कंपनीज में। बट एक 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, एक 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो जब होता है, उसका एक रिस्क फैक्टर अलग हो जाता है। तो ये सबको एक ध्यान में रख के इसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि 10 स्टॉक का वॉलेटिलिटी बहुत अलग होता है डाइवर्सिफाइड फंड से, जो 50 स्टॉक के पोर्टफोलियो होते हैं। इसलिए जो भी इसमें निवेश करें, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टिंग का पार्ट हो, कितना निवेश करें ये अपने एडवाइजर से बिल्कुल पूछ के बाद इसमें इन्वेस्ट करें। थोड़ा सोचना पड़ता है। कंपनीज अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। अच्छा, तो अभी कैसा रिस्पॉन्स रहा सर उसका, जो आपने नया फंड बताया, इंटरनेशनल फंड आप बता रहे हैं कि डिसरप्टिव कंपनियों का, तो कैसा अभी तक, कितने साल हो गए, कितना कैसा रिस्पॉन्स रहा उसका? सर करीब 3-4 महीने हुआ है फंड में, तो इट इज फंड करीब 1100 करोड़ का है। मोर इम्पोर्टेंट, मोर देन 1 लाख इन्वेस्टर्स हैं इसमें, तो रिस्पॉन्स तो अच्छा रहा है। कितना एनएवी है अभी इसकी? अभी एनएवी तो 46 से चालू होके अभी आई थिंक 50-51 है। 46 से चालू हुई थी ये? हाँ जी। ये 10 रुपए से चालू नहीं हुई थी? हाँ जी, नहीं, जिस दिन देखिए इंडेक्स जब ईटीएफ बनता है तो ये 10 रुपए से चालू नहीं होता है, एक अलग, जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल अभी चालू हुआ 16 रुपीज से। सो ये जो 10 रुपए का चीज नहीं होता है ईटीएफ में, एक वैल्यू से चालू होता है। अच्छा, ईटीएफ म्यूचुअल फंड में अंतर है? हाँ, इसका वैल्यू 10 रुपए से नहीं होता है, ज्यादातर 10 रुपए से नहीं होता है। सर थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे क्यों ये 10 रुपए से नहीं होता है इसका वैल्यूएशन? क्योंकि एक बैक डेट से शायद आप बैक डेटेड एनएवी से शुरू करते हो, शायद इस वजह से ऐसा होता है या कोई और रीजन है? नहीं, उसी दिन निवेश होता है, निवेश के हिसाब से एक वैल्यू आता है, क्योंकि एक फ्रेश, देखिए ये पूरा इन्वेस्ट हो जाता है, इसमें कोई कैश की गुंजाइश नहीं होती है, तो इसलिए ब्रॉडली एक वैल्यू आता है। व्हेन यू डिवाइड यूनिट के हिसाब से तो एक वैल्यू आता है, विच इज नॉट नेसेसरली 10 रुपीज। तो उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि किस एनएवी से शुरू हो रहा है? हाँ, ब्रॉडली, इसलिए ऑल ईटीएफ्स विल स्टार्ट एट अ डिफरेंट प्राइस, डिपेंड्स ऑन दैट डे। तो इसको म्यूचुअल फंड ही मान लें क्या, ईटीएफ को मानेंगे? इट्स पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड ओनली, फंड मैनेजर ही होता है। नहीं, कुछ अंतर इसमें एक्सपेंस रेशियो में अंतर, मतलब कम, एक्सपेंस रेशियो कम होगा? सो इसका एक्सपेंस रेशियो करीब 35-36 बेसिस पॉइंट, 33 बेसिस पॉइंट्स है एक्चुअली। तो जैसे ईटीएफ ये बिकॉज ग्लोबल इन्वेस्टिंग है, उसमें कॉस्ट ज्यादा है, तो
30-32-33 पॉइंट तक बेसिस पॉइंट्स तक गया है, बट फिर भी अगर आप एक्टिव के साथ कंपेयर करें तो लो कॉस्ट है, बट अगर इंडियन ईटीएफ के साथ कंपेयर करें तो ये एक्सपेंसिव है 3 टाइम्स और मे बी मोर, बट इसका फंड ऑफ फंड 1% पे है। तो फंड मतलब फंड ऑफ फंड इसमें इन्वेस्ट करता है, फंड ऑफ फंड का कॉस्ट ईटीएफ से ज्यादा अच्छा, है, क्योंकि उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी आता है, तो वो एक ऐड होता है। तो अभी 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 और भी कुछ ईटीएफ इस तरह के हैं जो जैसे इंटरनेशनल फंड बोल रहे हैं या फंड ऑफ फंड बोल रहे हैं, भारत में और भी हैं मिराई के हाँ अलावा? जी, हाँ जी, हाँ जी, जितेंद्र जी कह सकते हैं, वो मेरे फंड से तो एक ही है, तो इसलिए मैं आज के डेट में मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, बट काफी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स हैं, चाइना में के लिए है, आई मीन S&P में है, तो अक्रॉस द ग्लोब अच्छे फंड्स हैं बाजार में। जितेंद्र जी अगर कहना चाहते हैं तो इट विल बी बेटर इफ ही आंसर्स दिस क्वेश्चन। एक्चुअली यूरोप बेस्ड ईटीएफ भी हैं, यूएस बेस्ड काफी सारे ईटीएफ हैं, फंड ऑफ फंड हैं, जापान वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले भी हैं, चाइना वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले भी हैं, और इवन कंपोजिट ग्लोबल वाले फंड भी हैं, आईटी के फंड भी हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फंड्स भी हैं जो ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, कंजप्शन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले भी ईटीएफ हैं। तो काफी सारे ग्लोबल फंड्स अवेलेबल हैं थ्रू ईटीएफ और फंड ऑफ फंड, और गोल्ड माइनिंग वाली कंपनीज के भी हैं, एनर्जी वाली कंपनीज के भी हैं, इवन मैं कहूँगा नेचुरल रिसोर्सेज वाली कंपनीज के भी हैं। तो काफी वेराइटीज वाले फंड ऑफ फंड हैं या ईटीएफ हैं जो ग्लोबल फंड कैटेगरी में भी है, और इवन इंडिया के भी काफी इंडेक्स बेस्ड और ईटीएफ फंड्स हैं इंडिया में। हमारे राजस्थान जयपुर में ग्रो इसमें मार्केट दिख रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें जितेंद्र जी? एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चंस काफी हैं लोगों के, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ईटीएफ क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम होता है नॉर्मली, मतलब सबसे पहली बात यही आती है कि एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो लोगों की जागरूकता बढ़ती है कि भाई एक्सपेंस रेशियो कम है तो क्यों नहीं इसमें इन्वेस्ट करा जाए, तो वो इसके लिए क्वेश्चन करते हैं। तो वहां पे बात आती है कि अल्फा जनरेशन अगर हो पाता है, मतलब रिटर्न क्या आएगा उसमें, तो वो अगर उस जो रिटर्न उस फंड में आ रहा है या उस कैटेगरी में जो रिटर्न आ रहा है उससे सेटिस्फाइड है, उनका रिटर्न टारगेट वही है, तो उनको जरूर इनके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो अगर रिटर्न उनको ज्यादा चाहिए या डिफरेंट रिटर्न चाहिए तो फिर उनको एक्टिव फंड्स के थ्रू जाना होता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को केवल लार्ज कैप में, मतलब आज एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि किसी को केवल लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, केवल लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, तो वहां पे उसको ईटीएफ देख लेना चाहिए, या किसी को केवल या इंडेक्स फंड देख लेना चाहिए, सॉरी, केवल लार्ज कैप में इन्वेस्ट, क्योंकि लार्ज कैप क्या है, 100 टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और वो 100 कंपनीज में से कुछ ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट करता है, सबका अलग अलग प्रोपोर्शन रखता है, किसी में 8% इन्वेस्ट करता है, किसी में 3% इन्वेस्ट करता है, किसी में 2% इन्वेस्ट करता है, किसी में 1% इन्वेस्ट करता है, और वही इंडेक्स जो 100 टॉप लार्ज कैप वाली कंपनीज का जो इंडेक्स बनता है, उस इंडेक्स में सबका वेटेज फिक्स होता है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। तो वहां पे फंड मैनेजर के पास कोई वो नहीं है कि वो उनका वेटेज कम करके और इन्वेस्ट कर दे, तो वो तो क्या आगे जाके इस फंड की आप बहुत ग्रोथ देख रहे हैं क्या? अभी तक जयपुर राजस्थान का क्या अनुभव है? अगर लार्ज कैप स्पेसिफिकली लार्ज कैप में या कोई कैटेगरी अलग से कैटेगरी ही परफॉर्म करती रहेगी तो उस कैटेगरी के ईटीएफ या इंडेक्स फंड्स काफी पॉपुलर हो सकते हैं। और अगर मल्टीफोल्ड ग्रोथ होती है, डाइवर्सिफाइड ग्रोथ होती है और नई नई कैटेगरी। जितेंद्र जी अगर मगर छोड़िए, आप तो ये बताइए कि जो हालात हैं दिए गए समय में, आज के समय में ईटीएफ में, ग्लोबल फंड में, तो फंड ऑफ फंड में क्या ग्रोथ राजस्थान जयपुर में आपको दिखी है अभी तक? मेरे को नहीं लगता कि अगले 10-15 सालों में बहुत ज्यादा मार्केट पेनिट्रेशन पैसिव फंड्स का इंडिया में हो सकता है, मेरे को नहीं लगता। इंडिया में बोला, आप इंडिया की बात कर रहे हैं या जयपुर राजस्थान? वही जो राजस्थान और इंडिया दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों का जो मार्केट चॉइस है वो सेम है, सिमिलर है, लेकिन बहुत ज्यादा से मतलब ये नहीं है कि इनकी ग्रोथ, अगर इंडिविजुअली ग्रोथ देखोगे आप पैसिव फंड की, हो सकता है एयूएम ग्रोथ इनकी 100% ईयरली हो जाए, जबकि एक्टिव फंड की ईयरली ग्रोथ 10-20% की भी नहीं हो। लेकिन जो इनका मार्केट शेयर है, वो मार्केट शेयर बहुत ज्यादा अभी मेरे को नहीं लगता कि अगले 10 साल में ग्रो होने वाला है एज कंपेयर टू एक्टिव फंड, जब तक कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो जाए और बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए और हम डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं हो जाए। बिल्कुल सही बात है। हाँ,
तो स्वरूप जी ये तो सवाल उठा रहे हैं कि जो आपने जो फंड लेके आए हैं वो फंड तो नहीं मतलब नहीं स्वतंत्र जी, मैंने एक सेंटेंस बोला है कि इसका मार्केट पेनिट्रेशन हो सकता है 100% या उससे ज्यादा की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आए, क्योंकि वो क्या है, मार्केट साइज भी बढ़ता जाएगा, मार्केट साइज बढ़ेगा और उसमें से मेरा सवाल तो मैं ही पूछूंगा ना, आप थोड़ी पूछेंगे। हाँ नहीं मैं बीच में ये बोल रहा हूँ कि मार्केट साइज बहुत बढ़ेगा इनका, लेकिन क्योंकि जहां तक इंटेलिजेंसी और एफिशिएंसी आएगी तो मार्केट साइज, नए नए प्रोडक्ट आएंगे, इसमें स्मार्ट प्लान्स बनेंगे तो उसमें ग्रोथ आएगी। लेकिन आप ये कहो कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएंगे लोग एक्टिव फंड से पैसिव फंड में, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें अभी मतलब इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। जी आपका जो जवाब ये फंड लेके आए स्वरूप जी, तो आपके नजर में कौन सा टारगेट था, टारगेट ग्रुप का कोई था, कौन सा जो ना आपको लग रहा था कि प्रोफाइल वाला व्यक्ति इस फंड की ओर आएगा? देखिए, अगर आप एसेट मैनेजर से सवाल पूछ रहे हैं तो एसेट मैनेजर का काम होता है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना। एक अच्छा प्रोडक्ट जब अच्छा चलता है तभी लोग इसमें अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारा काम वहीं तक सीमित हो जाता है कि आपके आ रहा हूँ, आपके जवाब आंसर आ रहा हूँ। सो फर्स्ट जो हमारा काम होता है कि अच्छा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना। हमारे हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया एक बहुत अच्छे जगह पे आके अगेन अटका है इन्वेस्टर साइकी के हिसाब से और इन्वेस्टर का डेमोग्राफी के हिसाब से। कहा जाता है इंडिया सबसे यंगेस्ट कंट्री है। जितने लोग इन्वेस्ट कर रहे थे अभी तक, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, वो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में 4-5 टाइम्स नए इन्वेस्टर्स ऐड होंगे। ये रियलिटी ऑफ इंडियन डेमोग्राफी। अब वो कैसे बिहेव करेंगे विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हम तो वो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के इन्वेस्टर के लिए अभी आज खड़े हो रहे हैं, राइट? ये इन्वेस्टमेंट साइकी में बहुत चेंज आएगा और चेंज आ भी रहा है, इसमें कोई वो तो दिख ही रहा है आज के डेट में। जैसे जो यंग जो है आज के डेट में इंडिया में, वो इकोनॉमिकली थोड़े बड़े अच्छे स्टेटस में है ताकि मेरे जनरेशन से, उनका सोच नीड के लिए, उनके सोच इन्वेस्टमेंट में बहुत डिफरेंट हो जाएगा और उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत डिफरेंट होगा मेरे से, क्योंकि मैंने अपने फादर को अपने लाइफ में एक डिफरेंट इकोनॉमिक लेवल से गुजरते हुए देखा था, तो मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी और मेरे बेटे की रिस्क एबिलिटी में बहुत फर्क आएगा। इसलिए जो इन्वेस्टर, वो जो प्रोडक्ट्स उनके लिए बनेंगे, वो शायद आज के डेट में जो इन्वेस्टर जो प्रोडक्ट्स हैं वो शायद पूरा ठुकरा दें, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, आगे जाके बताएगा। इसलिए जब हम एसेट मैनेजर्स अपने आप को आज के डेट में देखते हैं तो हम लोग फ्यूचर रेडी होने के लिए ये सब प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कैसे अनफोल्ड होगा, अगर हम साथ दें, अगर नेक्स्ट 5 इयर्स में हम बात करें तो ये बहुत अच्छा जर्नी बन रहा है। बिल्कुल, तो नए जो निवेशक आ रहे हैं उनके लिए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नए इनोवेशन है। और भी स्वरूप जी कुछ और प्रोडक्ट की ओर आप ध्यान दिलाना चाहेंगे, नए इनोवेशन आए हों जो नोटिसेबल हो, जिसको कह सकते हैं कि नए ट्रेंड उभर रहे हैं, संक्षेप में बता सकें, क्योंकि हमारे पास अब मुश्किल से 1-2 मिनट वही बचे हैं। ट्रेंड देखिए, हमेशा एक अच्छा प्रोडक्ट का ट्रेंड रहेगा। ये गेम एक अच्छा प्रोडक्ट का है, चाहे वो इंडियन हो, ग्लोबल हो, कहीं का। जो एक प्रोडक्ट में अच्छा फ्यूचर दिखेगा वो उसका रहेगा, और वो एक एसेट मैनेजर जो लेके आएगा वही बाजी मारेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जितेंद्र जी ने कहा है, हमारा काम है अल्फा देने का ऑन द एक्टिव साइड। जब तक हम अल्फा देंगे तब तक, ये शुरुआत में हमारी डिस्कशन हो रही थी, जो जब तक हम इन्वेस्टर को ठीक से रिटर्न दे सकते हैं तब तक हमारा हक बनता है ये धंधा करने का। अगर रिटर्न नहीं दे सकते हैं तो हमें अपने बिजनेस और कैपेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारा तो ये डेफिनेटली कोशिश रहेगी कि एक्टिव साइड में अल्फा दें, एट द सेम टाइम कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अगर पैसिव साइड में दे सकते हैं तो हमारा बास्केट अच्छा दिखता है बाहर से। जितेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, कौन सा किन चीजों का राजस्थान में, भारत में अच्छे दिन आने वाले हैं, किन प्रोडक्ट के? एक्चुअली क्या है कि अभी तो पेनिट्रेशन आप देखो कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है तो उसका पेनिट्रेशन मतलब हम 5% के फिगर पे भी नहीं पहुंच पाए म्यूचुअल फंड में। तो अभी बहुत टाइम बाकी है, एक्चुअली हमको अभी बहुत लोगों को कवर करना है। और मैं कहूंगा कि पिछले 2-3 साल में जो यंग जनरेशन इसमें आ रही है, जो नए बच्चे जो 20, 22, 25, 27 साल के एज ग्रुप वाले बच्चे आ रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट में, तो ये बहुत जल्दी ग्रो होगा। और इसके लिए हमको सबसे पहले जरूरी है कि हम कोई भी, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, इस इंडस्ट्री में लाना जरूरी है हमको।
मतलब हमको ये नहीं देखना कि अभी पैसिव में करना है या एक्टिव में करना है, ये सब चीज नहीं देखना, इस इंडस्ट्री में लाना है। और इस इंडस्ट्री में लाने के लिए क्या करना है, एसआईपी करवानी है। मैं बार बार हर एपिसोड में यही बोल रहा हूं आपको कि हमको एसआईपी करवानी है हर इन्वेस्टर से, और उसको एसआईपी के बाद ही मालूम चलेगा, क्योंकि वो मार्केट पढ़ना शुरू कर देगा, वो चीजों को पढ़ना शुरू कर देगा जब उसका थोड़ा सा स्टेक आ जाएगा। यहाँ पे एक मिनिमम स्टेक लेके आना है उसका, वो स्टेक आ जाएगा, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि मेरे को कहाँ कौन सी स्कीम में किस में इंटरेस्ट है, कहाँ फंड कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो पढ़ना शुरू कर देगा। और फिर जिस तरीके से आपने ये मुहिम चलाई है, इस तरीके की मुहिम चलती रहेंगी, लोग सुनेंगे पढ़ेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि हमको कहाँ करना चाहिए, किसके थ्रू करना चाहिए, और कौन से फंड्स हमको सूट करते हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है तो अपने आप इंटेलिजेंट एडवाइजर भी हो जाता है और इंटेलिजेंट फंड मैनेजर भी हो जाता है, क्योंकि वहां पे मिस सेलिंग होने की संभावना बहुत कम होती है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मास लेवल पे जब जो है ना पेनिट्रेशन होता है नॉलेज का, तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ जो आपका होता है वो हाई हो जाता है। और यही हो रहा है। और निश्चित रूप से यही एक मैच्योर बाजार के संकेत हैं। उम्मीद करना चाहिए कि आपको निवेश करने के लिए आगे जाके और भी अच्छे इंटेलिजेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, इंटेलिजेंट एडवाइजर मिलेंगे, इंटेलिजेंट एएमसी मिलेंगी। हमारे स्वरूप जी जैसे जो ना लोग नए नए इनोवेशन लाते रहेंगे, और जितेंद्र जी अपना उसमें एडवाइज करते रहेंगे। आप दोनों लोग चर्चा में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए पथकर टीवी। नमस्कार।